नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। दोस्तों, हमारा यह वीडियो सीरीज प्रधान शिक्षक 2024 परीक्षा की तैयारी के लिए चल रहा है। यदि आप प्रधान शिक्षक हेड टीचर परीक्षा की संपूर्ण सटीक और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर शो हो रहा है दोस्तों 7091443130, इस नंबर पर संपर्क करके और प्रधान शिक्षक तैयारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और अपनी तैयारी को पूर्णतः सिलेबस के अनुसार, जिसमें डीएलएड के 8 यूनिट 75 नंबर के लिए और सामान्य अध्ययन 75 नंबर के लिए पूर्णतः सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। तो जल्द से जल्द जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। आज के वीडियो में देखिए दोस्तों, डीएलएड के यूनिट 1 से मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं आप सबके लिए। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे डीएलएड से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है दोस्तों? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो ऑप्शंस को देखिए और प्रश्न संख्या के साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए दोस्तों, जो परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रोबेल। फ्रोबेल के द्वारा किंडरगार्टन पद्धति का विकास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे गिरोह की आयु भी कहा जाता है? गिरोह की आयु किसे कहा जाता है? ये चार ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़े दोस्तों, फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताते चलिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गिरोह की आयु भी कहा जाता है। बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं? तो समूह में रहना पसंद करते हैं, गिरोह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसे गिरोह की आयु भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ये बताना है आपको 4 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब आइए डीएलएड के यूनिट 1 से पांचवा प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों, इसका यदि आप पीडीएफ लेते हैं तो वहाँ पे एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ पे पढ़कर समझ सकते हैं बाल्यावस्था के बारे में, किस उम्र में कौन सी अवस्था होती है। आइए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे झलक दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये पीडीएफ है, जो पीडीएफ मैं आप लोगों को देता हूँ दोस्तों ग्रुप में। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरीके से बचपन की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं, ये काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। कौन कौन सी अवस्था होती है, उनका क्या आयु सीमा होता है दोस्तों। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे किस अवस्था को क्या कहा जाता है, जिज्ञासा ज़्यादा होती है, आत्म प्रेमी भावना होती है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। इस तरीके से आप अगर यदि इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। और यदि प्रश्न को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, तो आप उसे काफ़ी आसानी से बता पाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्हीं पीडीएफ से
उन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को निकाला गया है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन्हीं सभी पीडीएफ के आधार पर बनाए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो कुछ कम ही प्रश्न हम लेकर के आते हैं, लेकिन जब आप पीडीएफ लेते हैं तो आपको पूरा डिटेल में सब कुछ मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके और पूरे डीएलएड के यूनिट का और सामान्य अध्ययन के सभी विषय का पीडीएफ लेकर काफ़ी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सभी किताबों की पढ़ने जहां आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सभी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उन पुस्तकों से जो निचोड़ प्रश्न और निचोड़ कंटेंट निकाला गया है, आप उन्हें ही पढ़ के अपनी तैयारी को सबसे बेहतर कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। आइए छठा प्रश्न देख लेते हैं। विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा गया है दोस्तों यहां पे। सातवां देखिए, किस अवस्था में प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस अवस्था में क्या है? प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है ना, और मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलू का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहां पे देखते हैं, बाल अधिकारों का संदर्भ उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पे आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं दोस्तों डीएलएड के यूनिट 1 में। तो वहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसे हम लोग देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जो कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं हैं उनसे जो बच्चे वंचित रहते हैं, उन्हें किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। इसे क्या कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। 9वां देखिए, डिस्लेक्सिया विकार को संदर्भित करता है। जो डिस्लेक्सिया विकार है वो किस टाइप का विकार होता है? इन ऑप्शंस को एक बार देखिए। पठन का विकार है, चलने का विकार है, निद्रा का विकार है, या लेखन का विकार है? कौन सा विकार है डिस्लेक्सिया, ये आपको बताना है 9 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पठन से संबंधित विकार है डिस्लेक्सिया। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्गों से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार पूरे ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों, और फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे वंचित घर से आते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे वंचित घर से आते हैं तो उनकी शिक्षा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लचीली विधि। ठीक है, लचीली विधि उनके लिए काफी उपयुक्त होगी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कोई शिक्षक समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है? किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है कोई शिक्षक वंचित वर्गों से आए बच्चों की जरूरतों के लिए प्रभावी ढंग से? ठीक है, तो एक बार पढ़िए यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन तक को पढ़े दोस्तों, और फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भिन्न, पक्षपाती और रूढ़िवादी मुद्दों को लेकर
स्कूल प्रणाली एवं स्वयं पर चिंतन करना। ठीक है, ये बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर पीडीएफ एंड प्रैक्टिस सेट प्लीज कॉन्टेक्ट 7091443130। प्रधान शिक्षक के संपूर्ण पीडीएफ के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए 7091443130 इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फी दे करके और आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब 13 नंबर प्रश्न यहां पे देखते हैं। एकल अभिभावक बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। एकल अभिभावक बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये इन चारों ऑप्शंस को पढ़िए फिर हमें बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इस तथ्य को नजरअंदाज करे और ऐसे बच्चे को अन्य बच्चों के समान समझे, ऐसे बच्चों को अन्य बच्चों के समान ही समझे और इस तथ्य को नजरअंदाज करे कि वह बच्चा एकल अभिभावक बच्चा है। चलिए अब 14 नंबर प्रश्न देखिए। वंचित शिक्षार्थियों से व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को इनमें से किन मूल्यों में विश्वास करना चाहिए। वंचित शिक्षार्थियों से व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को इनमें से किन मूल्यों में विश्वास करना चाहिए, ये 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इन सभी ऑप्शंस को एक बार आप जरूर ध्यान से पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं लेकिन ऑप्शन में फंस जाते हैं, ऑप्शन कुछ और ही लगा देते हैं दोस्तों सही में। तो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। वंचित शिक्षार्थियों से व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को इनमें से किन मूल्यों में विश्वास करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। ज्वाइन ए स्पीड टेस्ट सीरीज फॉर हेड टीचर एग्जाम 7091443130 हमारे चैनल के द्वारा स्पीड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जहां पे आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट मिलता है जिसमें बिल्कुल परीक्षा की तरह ही प्रश्न पेपर रहेंगे दोस्तों। 75 नंबर का डीएलएड, 75 नंबर का सामान्य अध्ययन, कुल 150 नंबर के प्रश्न उसमें रहते हैं दोस्तों। वो आप अभ्यास करके और जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे बैठेंगे तो आपको वहाँ काफ़ी सुविधा होगी, आपको डर नहीं लगेगा और आप समय भी मैनेज कर पाएंगे क्योंकि पहले ही आप कई बार अभ्यास कर चुके हैं। तो समय मैनेजमेंट के लिए और अपने डर को भगाने के लिए, अपनी कमी को जानने के लिए आप स्पीड टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखिए। वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा। वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा। ये देखिए सभी तरीकों को पढ़िए, यहाँ पे चारों ऑप्शंस को। यहाँ पे विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको वंचित बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, ये सभी ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़े दोस्तों, फिर हमें उत्तर बताएं कमेंट के माध्यम से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे वंचित बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका होगा। तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये भुगतान। नहीं, ये सब तरीका ठीक नहीं होगा। सबसे अच्छा तरीका होगा बच्चों को विद्यालय नहीं जाने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना है, किसी अन्य कार्य में नहीं लगाना है। आप ये सभी को बताएं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं शिक्षा, विद्यालय और समाज, अंतर संबंधों की समझ। 16 नंबर प्रश्न देखिए। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य हो सकता है। ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों, थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है ऑप्शंस को पढ़ने के लिए, फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन।
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के मूल तत्व हैं? 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के मूल तत्व हैं? संचार, सामाजिक भूमिकाएं, संस्कृति, विद्यालय। इनमें से कौन ऐसा है जो समाजीकरण का मूल तत्व है, ये आपको बताना है यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। समाजीकरण के मूल तत्व क्या है? संचार है, सामाजिक भूमिकाएं हैं और संस्कृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिया है? अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान इनमें से कौन से भारतीय विचारक दिए हैं, यह आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो ने अभिन्न शिक्षा की अवधारणा में योगदान दिए हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। किसके दार्शनिक पद के संदर्भ में शिक्षा ज्ञानवादी होने के कारण निम्न से उच्चतम स्तर की चेतना में क्रमिक परिवर्तन में मदद करती है? यह बताना है। प्रश्न को एक बार और पढ़े दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को समझिए और उसके बाद उत्तर देने में थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान दें, ऑप्शंस में फंसे नहीं। ऑप्शंस को थोड़ा काफी बारीकी से पढ़ें और समझें, फिर उत्तर दें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अरबिंदो। 20 नंबर प्रश्न देखिए। श्री अरबिंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ है? श्री अरबिंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शंस दिया हुआ है और आपको बताना है कि श्री अरबिंदो के सुपर माइंड के विचार का अर्थ इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक का कार्य मनुष्य की जागृति चेतना का उत्थान करना है। शिक्षण का कार्य क्या है? मनुष्य की जागृति चेतना का उत्थान करना। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए। शिक्षण संस्थानों में सम्मिलित समाज शास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट प्रयोजन है? शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित समाज शास्त्रीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण निम्नलिखित में से किसका एक विशिष्ट प्रयोजन है, ये आपको बताना है 21 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का समाजशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहां पे 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए। इस संबंध में डैश डैश ने एक मॉडल पेश किया है। किसने एक मॉडल पेश किया? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का एकीकृत विकास होना चाहिए, यह आपको बताना है 22 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अरबिंदो ने, श्री अरबिंदो के द्वारा एक मॉडल पेश किया गया। 23 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित भारतीय शिक्षकों विचारकों में से कौन वेदांत के दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। कौन सा कथन शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है चारों ऑप्शंस में से जो शिक्षा और समाज के बीच द्विपक्षीय संबंध को दर्शाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। विद्यालय समाज द्वारा स्वयं को फिर से बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहां पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है? सावित्रीबाई फूले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय किस क्षेत्र में है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महिलाओं की शिक्षा के लिए। अब ये टॉपिक है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ।
26 नंबर प्रश्न देखिए, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिवार। 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निकटस्थ परिवार। क्या हो जाएगा? निकटस्थ परिवार। 28 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यालय को एक सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है? विद्यालय को एक सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है किस परिप्रेक्ष्य में? विद्यालय ऐसा क्या करता है ये बताना है यहां पे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। क्या करता है विद्यालय? तो परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों में सामाजिकता की गुणवत्ता विकसित करने का भार विद्यालयों पर पड़ा है क्योंकि? क्यों पड़ा है विद्यालयों पे बच्चों में सामाजिकता की गुणवत्ता विकसित करने का भार? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माता पिता व्यवसाय में हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माता पिता व्यवसाय में हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां हैं? प्रमुख समाजीकरण एजेंसियां कौन सी हैं दोस्तों ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 तथा 4। ये चारों जो है समुदाय, परिवार, समान समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थान, ये सभी समाजीकरण एजेंसियां हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संबंध तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संबंध तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न में दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़े फिर हमें कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मित्र। 32 नंबर प्रश्न देखिए, परिवार और पड़ोस क्या है? परिवार और पड़ोस क्या है ये आपको बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़ के फिर हमें बताएं दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण माध्यम। परिवार और पड़ोस क्या है? तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। अब 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्कूल और मीडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? अब आपको बताना है समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था कौन सी है इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय। 35 नंबर देखिए, डैश डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारक आपको बताना है। इन ऑप्शंस को पढ़िए, पहले वाला किसमें प्राथमिक कारक है और दूसरा वाला द्वितीय वाला द्वितीयक कारक है। ठीक है, ये आपको बताना है 35 नंबर प्रश्न में दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक बच्चे के समाजीकरण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 36 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है आप सभी को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों, मीडिया, विद्यालय, परिवार और पड़ोस, ये चारों एक बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अब जो टॉपिक है दोस्तों देखिए, शिक्षा सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालयी शिक्षा की प्रकृति। 37 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक है जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है 37 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक कारक। सामाजिक और आर्थिक कारक किसी बच्चे की प्राथमिक शिक्षा में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम। 39 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शंस को पढ़िए और प्रश्न संख्या के साथ कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मूल्य। 40वां प्रश्न देखिए, शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, यह विचार किसने दिया है। यह विचार किस वेद में वर्णित है दोस्तों, ये बताना है। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। ऋग्वेद में कहा गया है शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। अब 41 नंबर प्रश्न देखिए, शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है। शैक्षिक उद्देश्यों के किस क्षेत्र में प्रतिक्रिया, संगठन और लक्षण का वर्णन शामिल है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावात्मक क्षेत्र। 42 नंबर प्रश्न देखिए, मूल्य शिक्षा का अर्थ डैश डैश है। मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों, इन ऑप्शंस में से ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सद्गुणों का विकास करना। ठीक है, मूल्य शिक्षा का क्या अर्थ है, सद्गुणों का विकास करना। 43 देखिए, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है, तो ए है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। 44वां प्रश्न देखिए यहां पे दोस्तों, मनोविज्ञान की किस शाखा में परस्पर भाव बोध, पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की किस शाखा में परस्पर भाव बोध, पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान में परस्पर भाव बोध, पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक आपको बताना है यहां पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक थे। 46 नंबर प्रश्न देखिए, दृष्टिकोण का एक घटक जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है। दृष्टिकोण का एक घटक जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है, वह कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रियात्मक। क्रियात्मक घटक है जो कार्य करने या व्यवहार करने के स्तर से संबंधित है। 47वां प्रश्न देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान डैश डैश में सहायक है। शैक्षिक मनोविज्ञान किसमें सहायक है, यह आपको बताना है 47वां प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास। शैक्षिक मनोविज्ञान सर्वांगीण विकास में सहायक है। 48वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। तो उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला कहाँ पे स्थित है, तो प्रयागराज में। 49वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है यह कथन दोस्तों, 49वें प्रश्न में आपको बताना है। तो बी, स्किनर द्वारा दिया गया है।
50वां प्रश्न देखिए, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? तो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों या छात्रों को समझना। 51वां प्रश्न देखिए, भारत में शिक्षा किसका उत्तरदायित्व है? भारत में शिक्षा किसका है? तो दोनों का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे दोस्तों, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा सिलेक्ट किया गया था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्रधान शिक्षक तैयारी ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।